अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ज़ोरों शोर से धांधली का अभी भी चर्चा जो है वो सड़कों के ऊपर भी चल रहा है और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ 3 सूबों में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब भी हो चुका है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे बिला मुकाबला सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो केयर टेकर सेटअप के अंदर वज़ीर दाखिला थे और फिर इस हवाले से PMLN और पीपल्स पार्टी ने उनको मुश्तरका तौर के ऊपर वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया और इसमें बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद अनवार काकड़ साहब का नाम उसमें फिर इत्तफाक राय से यही जमातें जो हैं पेश कर सकती हैं। जो केयर टेकर सेटअप के अंदर लोग थे उनकी गैर जानबदारी और फिर इलेक्शन की गैर जानबदारी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। इन हालात में अंदर जो ये वजूद में आने वाली पार्लियामेंट होगी इसके ऊपर बहुत सी क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस मार्क लगे हुए होंगे। फिर आलमी सतह के ऊपर चैलेंजेस, पाकिस्तान के अंदर माशी चैलेंजेस, सियासी चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह कायम है। इन हालात में ये पार्लियामेंट कैसे आगे बढ़ेगी ये हमारे मौज़ूआत होंगे और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानिब IMF को ख़त लिखा है और दूसरी जानब 30 से ज़्यादा जो कांग्रेस और सेनेट के मेंबर्स हैं अमरीकी, उन्होंने प्रेसिडेंट को और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको खतूत लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की तहकीकात करवाई जाएँ और उस वक्त तक हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए जब तक एक गैर जानबदार तहकीकात नहीं हो जाती। ऐसे हालात में पाकिस्तान आगे कैसा, ये वो बुनियादी इशू है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं। इसी तरह जायद खान साहब ANP के सीनियर रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हमें हुमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लक है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं खेलदास कोस्तानी साहब आपसे। हम ये जो सारे चैलेंजेस जिनका हमने तज़किरा किया, आज भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी चकज़ई साहब ने जो खिताब किया, पार्लियामेंट के बाहर इमल वली ख़ान हों या मौलाना फजल रहमान हों या इसी तरह से GDA की क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत है, तहरीक लबैक और बहुत से ऐसे लोग जो आपकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं, इस इलेक्शन सारे प्रोसेस के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। आपके सामने इस पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि जब 2 दिन बाद मरकज़ के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, अददी अक्सरियत इस वक्त उनके पास है, हो जाएंगे, तो फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्रेडिबिलिटी का भी और मुल्क को मैशत और सियासी जो बुरान है उससे भी निकालने का, तो उसको कैसे निपटा जा सकेगा? देखिए, पहली बात यह है कि जमहूरियत में शोर होता है, एहतजाज भी होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। खामोशी तो कब्रिस्तानों में होती है और जमहूरियत में ये बिल्कुल होता है। और अच्छी बात ये हुई है, आज आपने देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था, उसमें जो सुन्नी काउंसिल है उनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके मेंबरान जो है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनका स्पीकर 91 डोगर साहब ने वोट उठाए और उन्होंने उसको मुबारकबाद भी दी स्पीकर को जीतने वाले अयाज सादिक साहब की कामयाबी पे। मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए उसकी जो तकरीर थी, जो ये नुक्ता था। और अयाज सादिक साहब जैसे ही उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो गए अपने हरीफ कैंडिडेट के पास भी और जो बाकी रहनुमा उनके थे उनसे सबसे मुसाफा किया, बाकी पार्टियों से भी मिले। महमूद खान अचकज़ई का एक नुक्ते नज़र है, वो उनका ज़ाती नुक्ते नज़र है, ये हमेशा करते आ रहे हैं, आज से नहीं, इनके बड़े भी करते आ रहे हैं। तो जो बात आपने की कि पार्लियामेंट को क्या चैलेंज है या हुकूमत को क्या, देखिए पार्लियामेंट को अवाम ने मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जिसमें किसी एक जमात को इतना मैंडेट नहीं था कि वो अकेले हुकूमत बनाती, तो ये मैंडेट उन्होंने सब KPK में इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिला है, पंजाब में PMLN को मिला है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और PMLN JUAF को मिला है। तो ये जो मैंडेट अवाम ने दिया है, हमें चाहिए कि हम उस मैंडेट का एहतराम करें। और तमाम जमातें, हमने तो आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उन्होंने कहा था कि आज़ाद अरकान के पास अगर अददी अक्सरियत है, वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ या किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है तो हम अपोजिशन में शौक़ से बैठेंगे। तो हमें मुश्किलात का इदराक है
मगर आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था 2 दिन पहले कि हमें इन्होंने हमसे वोट नहीं मांगा, तो मकसद वो उनका हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं था। जो भी उनके जिस तरह का भी मैंडेट है वो बना सकते थे पीपल्स पार्टी है, जिस तरह हम पीपल्स पार्टी से बना रहे हैं, तो किसने रोका नहीं था, ना कानूनी तौर पे कदगन थी, ना कोई इन पे प्रेशर था। वो अभी फॉर्म 45 के पीछे लगे हुए नहीं हैं कि देखें, वो उसको हाँ challenge कर बात रहे हैं। ये है कि देखें 2013 में इन्होंने 35 पंचर का ड्रामा रचाया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया, और उसके बाद 2018 में खुद आरटीएस जो आज ये 45 फार्म कह रहे हैं, हमें फार्म 45 हमें खाली हमारे एजेंट निकाल दिए गए पोलिंग से, हमारे एजेंटों को हमारी जीती हुई सीटें हमें रातों रात हरवाई गई आरटीएस बिठा के। तो वो ये क्योंकि ये सारा कुछ कर चुके हैं, ये समझते हैं इन्होंने 40 फार्म 5 जो है जाली अपने बना लिए, असली है नकली है, तो ये पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला नहीं होना है। ये इलेक्शन कमीशन ये कोर्ट में इलेक्शन होना है। कमीशन मैं का काम जाहिद है, साहब को भी ले लेता हूँ इलेक्शन डिबेट में। कमीशन का काम है, और जो फोरम है अदालतें हैं। अगर किसी को इन अदालतों पे या किसी इन फोरमों पे यकीन नहीं है तो मैं समझता हूँ उसका तो हल फिर कोई नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। जाहिद साहब, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, और अभी कोहिस्तानी साहब ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं कि वो इस किस्म के बयान देते रहते हैं। आपका इस इलेक्शन के बारे में क्या नुक्ता नज़र है? देखिए खालिद, बड़ी बात ये है कि जो हमारे सूबे के साथ जो कुछ हो रहा है वो 2013 से हो रहा है। आपको इल्म है कि 2013 में हम अपने शहीदों की जनाजे उठा रहे थे, दूसरे पार्टियों को खुल्लम खुल्ला इजाजत थी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था वो था हकीमुल्लाह मसूद था, और हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन था हमने उसको लेटर लिखा था, तो हमने कहा था कि मुझे तो लेटर ही नहीं मिला है। उस वक्त के केयर टेकर्स को भी हमने कहा, सारे इदारे जितने भी इंटरनेशनल या हमारे जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं ने हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई थी। हमने इसलिए फिर 2013 के इलेक्शन को एक्सेप्ट किया था कि हमने कहा ये जमहूरियत चले, ये मुल्क पार्लियामेंट और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता है, इसलिए हमने तस्लीम किया। 2018 में फिर जो हमारे साथ हुआ, आपको याद है कि अरुण बिलोर को शहीद किया गया। हम शहीदों के जनाजे उठाते रहे, दूसरे पार्टी हमारे लिए किसी दुनिया के ह्यूमन राइट्स वाच वालों ने या किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी, न किसी ने कहा था कि ये उनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है। अभी ये 2024 तो ये तो बस अभी खत्म हो गई बात, इसलिए हम हमारे जो अमल वली खान साहब है उससे ऐलान किया, और हम समझते हैं कि मैं आपको खुद एक बात बता रहा हूं, मैं खुद NS7 से इलेक्शन लड़ रहा था। मैं रात 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जा रहा था, ये अभी 24 की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं चौथे नंबर पे था, और ये जो फार्म 45 की बात हो रही है, ये तो 5 बजे से उधर फिर रहा था। 5 बजे लोगों के हाथों में 45 फार्म हमारी दिल में सब लोगों के हाथों में था। हर किसी बंदे ने क्या उठाया हुआ था, किसी बंदे ने क्या उठाया हुआ था, तो ये समझ नहीं आता है कि ये जो 45 पारा में ये कहां से आया, कैसे आया और किसने दिया और क्यों दिया। तो सारा तो हमारे तो सूबे का जो सत्यानाश किया, बल्कि एक किस्म की यही है कि आपकी टीपी ने हमारी हुकूमत को हवाले कर दिया। अभी ये जो हमारे गंडापुर साहब है उसके ऊपर उसके अपने अपोनेंट जो लोग थे, आपको याद होगा 2 उसके लोग शहीद हुए थे और वो सुसाइड बमों में उड़ाए गए थे, और वो कहते थे कि इसने अली अमीन गंडापुर ने हमें उस सुसाइडर्स के जरिए हमें उड़ा दिया था। तो ये एक ऑलरेडी एक क्रिमिनल लोग है। दूसरे आप जो 9 मई को जो वाकयात हुआ, अगर वो सही थे तो फिर ठीक है, अगर वो सही नहीं थे तो आप किसको सजा मिले। हमारे जजों का तो ये सूरत हाल है। तो फोटो मिलता है, अभी आप बाबा सत्तार साहब गए तो एक डीसी को तो आप सजा दे रहे हो, लेकिन उस बंदे को जिसके लिए आपने खुद ये बाबर सत्तार थे उसके साथ और जजेस थे, और इसने इमरान खान की जो खातून जज के लिए, आपको याद होगा इस्लामाबाद में जिसके लिए धमकी दी गई थी, आज आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर आ जाओ। दूसरी तो अगर ये मुल्क में ये इंसाफ का सिलसिला हो, यही आप इलेक्शन का सिलसिला हो जो, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क आगे मुश्किलात तो चलेगा। लेकिन जाहिर साहब, जो 9 मई के हवाले से एमएल वली खान साहब ने अपना खिताब, जो मैंने सुना ANP के वर्कर्स से खिताब करते अभी रिसेंटली, वो तो अभी ये कह रहे हैं कि वो रेडियो पाकिस्तान की तहकीकात होनी चाहिए जुडिशल लेवल के ऊपर कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पे आग लगाई या हमला किया। तो वो तो इशारा किसी और की तरफ कर रहे हैं। वो देखे, ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो
असल में वो बात गई कहाँ, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान नहीं था, देर में 2 चौनियां थी, दोनों चौनियों के ऊपर अटैक्स हुए थे। वो तो तस्वीरें सारी चीज सामने, उसने इसलिए कहा कि भैया अगर आप उसने किसी जिसको आप कोई सजा नहीं दे रहे उसने नहीं किया तो फिर आप ही क्या होगा ना, इसलिए उसकी इंक्वायरी की जाए। उसने इस अंदाजे से बात की है कि अगर आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये आप एक ये हुई है 9 मई का वाकया हुआ है, ये बहुत ये नहीं, आपने देखा कि इस मुल्क में हमारे साथ कितने ज्यादती हुई है, हमें फांसी की कोर्टून तक लेके गए, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, हमने इदारों के खिलाफ बात की और उन इदारों की जो सियासत में मुलविस होने की बात की, लेकिन नहीं होना चाहिए। ऐसी हमने ऐसी हरकत कभी भी नहीं की किसी चौड़ी पे या किसी जर्नल के घर पे या किसी भी हमने अटैक्स नहीं किए थे। और हमारे पास तो उसके से ज्यादा वर्कर है, हमारे ज्यादा तेज वर्कर है, लेकिन हम इस चीज को सही नहीं समझते हैं। तशद्दुद की सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं हमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। अभी ये मैं आखिर बात करूं, असल में यही है कि बदकिस्मत यही है कि हम लोग कहते हैं कि जहां जो जीते हैं वो वहां पे तो कोई कुछ बात नहीं करते हैं। इन्हें पीटीआई हमारे सूबे में जीते उधर तो कोई बात ही नहीं करते हैं, वहां पे भी वो सीटों वाला मामला है, लेकिन नेशनल असेंबली में शोर करते हैं तो उधर नहीं करते हैं। हाँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में अभी एहतजाज कर रहे, पीटीआई वालों को कहे आए हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें, क्योंकि हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मैंडेट तो 3 दफा तो आप लोगों के लिए चोरी किया गया, तो मिलके करते हैं जी। मोहम्मद साहब, एक चीज़ जो है हमारे सामने एक सवाल ये है कि इस पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तमाम ऑलमोस्ट सारी जमातें मासवा 1-2 के, लेकिन अभी कोहिस्तानी साहब कह रहे थे कि 2018 का रेफरेंस दिया और अभी रिसेंट इलेक्शन का भी दिया कि ये हर इलेक्शन में ये होता है कि धांधली के इल्ज़ाम होते हैं। इस दफ़ा कुछ ज़रा ज़्यादा हैं और उसमें बहुत सारी कुछ ठोस चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इस पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इसकी अपनी कबूलियत है कि अगर वो नहीं होती तो फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी जी, मेरा ज़रा गला ख़राब है। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको बता देता हूँ, 2018 और 2024 इन दिनों में तकरीबन एक ही तरह का क्राइम हुआ है। वो है कि पार्टी के वोट्स कम किए गए हैं, जो उनको मिले थे वो कम किए गए। अच्छा, इसमें कौन सी पार्टी है जिसके वोट्स कम हुए थे? 2024 में हमारे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 15 जो हैं वो कराची की हैं, 14 लाहौर की हैं, 13 पिंडी डिवीज़न की हैं, 3 इस्लामाबाद की हैं, 2 पेशावर की हैं और बाकी इधर उधर मिला के तकरीबन ये 60 के करीब है। 2018 में इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 15 से 20 सीटें कम की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही कम की गई थी, किसी और की नहीं कम हुई थी। और उसकी वजह यह है कि जैसे इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ हारे हुए थे, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई था तो वो डार साहब की वालिदा थी, रेहाना डार साहिबा थी। और पिछली बार भी ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैंने रात को 2 बजे टेक्स्ट किया था कि मैं हार रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तो फिर सुबह उठे तो जीत गए। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, वैसे वो शायद खाकान भाई साहब ने भी कहा कि 2018 में और 2002 में उनको पेशकश की गई थी कि आप हार रहे हैं, हम आपको जितवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको छोड़ें। और कितने वो निसार चीमा साहब हैं, उनको देख लें आप, शायद खक्का नवाजी, आप मुस्तफ़ा नवाज खोकर देख लें, आप जावेद लतीफ़ साहब को देख लें वो क्या कह रहे हैं आप चंद साहब को देख लें वो क्या कह रहे हैं। हर एक बंदा ये कह रहा है कि बजाय धांधली की जीत से बेहतर है इज्जत की हार, तो वो हार के भी जीत गए हैं। और ये लोगों ने क्या इस दफ़ा क्या किया है, इन लोगों ने जो ओथ लिया वो ये लिया कि मैं फलाना 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 धांधली की जीत की वजह से मैं ये ओथ ले रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। ये लोग कैसे करेंगे जब इनको मैंडेट ही नहीं मिला? ये वही मैंडेट है। आपको पता है इस दफ़ा क्या हुआ, सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, इंटरनेट बंद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बंदे का निशान अलग अलग था। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम इनके लिए हो गई है, अगर ये बल्ले के निशान से हार दे तो ये कह सकते थे हमें बल्ले नहीं आ रहा है,
अभी इनको किसने हराया है? बैंगन ने हराया है। इनको किसने हराया है? चिमटे ने हराया है। इनको किसने हराया है? बॉल ने हराया है। किसने हराया है? आलू ने हराया है। ये हर किस्म की सब्जी, हर किस्म की छोटी छोटी क्रॉकरी से हार कर आए हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी में इतनी ज़र्फ नहीं है कि एक्सेप्ट कर सके, और बहुत सारों ने एक्सेप्ट भी किया है, हम एक्नॉलेज भी करते हैं। रही बात ये जो हमेशा कहते हैं कि केपी नहीं है, देखिए हम आपको कहते हैं हम इस सिस्टमैटिक धांधली के खिलाफ हैं जो कि हमेशा से हो रही है, 1954 ऑनवर्ड्स हो रही है, हर दफ़ा हो रही है। 1971 में भी 160 सीटों वालों को हटा के 80 सीटों वालों को लेकर आया गया था, वो भी यही काम हुआ था। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, दिस शुड बी द एंड ऑफ इट। क्यों? पाकिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा जब तक पॉलिटिकल मेरिट नहीं आएगा। मैं जितना मर्जी अच्छा इंसान हूं या पढ़ा लिखा आदमी हूं, अगर मैं पॉलिटिकल मेरिट पे नहीं आता, मुझे हुकूमत बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। और मेरे अंदर अगर मैं वाकई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रखता हूं, मुझे भी पता है कि मैं हारा हूं या जीता हूं। हर एक बंदे को पता होता है कि वो हारा है या वो जीता है। आपको पता होता है कि आपका प्रोग्राम अच्छा गया या बुरा गया। होगा कैसे कि जब भी कोई हुकूमत में आ जाता है वो उस नताइज को तस्लीम कर लेता है और बाकी सबको कहता है वो गलत हो रहे हैं। इस पे एक इत्तफाक राय कैसे बनाया जा सकता है? फॉर्म 45 ये फॉर्म 45 लेकिन वे फॉरवर्ड के वास्ते एक ब्रेक ले लेते हैं जाहिर साहब, जरा फिर वापस आ लेते हैं इसके ऊपर भी कि सारे मिलकर हर इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, मासवाए उसके कि जो इक़्तिदार में आ जाती है। तो इसको कोई वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 फिर हम सदारती इलेक्शन की तरफ भी आएंगे ज़रा कि अभी तक ये पार्लियामेंट आलमोस्ट मुकम्मल नहीं है। 81 जो है कि वो असम्बलियों के और 11 सेनेटर्स के नहीं होंगे और इनकी गैर मौजूदगी में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल, और इसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। और नई जो पार्लियामेंट होगी, हुकूमतें होंगी, उनको चैलेंजेस क्या हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारी मोहम्मद साहब ब्रेक से पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन और नताइज के हवाले से कंसेंसस होना चाहिए कि इस किस्म के इल्ज़ामात ख़त्म होने चाहिए। इस इलेक्शन में तो हमारी सब फॉर्म 45 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आगे कैसे चला जाएगा? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN MQM जो है उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन जो हुआ है वो फेयर हुआ है, बाकी सब कह रहे हैं गलत है। 2018 में आपकी हुकूमत थी, MQM आपके साथ था, बाप आपके साथ थी, तो आपने कहा कि ठीक है कि इसके अंदर आपका ख्याल था कि शायद आपकी नशिस्तें कम हुई, लेकिन जो हुकूमत जिसको बिल जाती है वो नहीं करता। एक अच्छी बात हमें KP के चीफ मिनिस्टर की नज़र आई कि उन्होंने कहा कि वो तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये क्या हल है या इससे हटकर हमें क्या ऐसा करना होगा कि इलेक्शन के निज़ाम को इतना साफ शफाफ बना लिया जाए कि कम अज़ कम ये मामला बार बार ना हों? देखिए मेरे लिहाज से जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो इलेक्शन में धांधली का है, और आज से नहीं हमेशा से है। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी बिल्डिंग से ही खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुनियाद ही गलत है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे ममालिक तरक्की कर गए। 1980 में इंडिया हमसे पीछे था, 2000 में इंडिया हमसे 13 टाइम्स आगे चला गया। कोई वजह होगी, कोई गलती होगी, हमें उस गलती को निकाल के एड्रेस करना है। अब आप सोचिए, जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा होगा, 24% MNAs नहीं होंगे वहां पे। इसका मतलब है 1/4 हिस्सा मैंडेट, वो आपको मैंडेट नहीं दे पाएगा प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर के उसमें ऑलमोस्ट 10% होगा, लेकिन जब प्रेसिडेंट का होगा उसमें आपका 25% बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर में भी अगर आप, लेकिन अब 336 में नहीं, 81 आपके फिर चारों सूबाई असम्बली है ना, आपका नेशनल असम्बली का है 23 है, पंजाब 26 है, सिंध 3 है, KP 29 और सेनेट के 11 हो जाएगा। तो आप सोचें कि जब आप इस तरीके से 10% भी बड़ी चीज होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि KP में इस वक्त 11% लोग नहीं है, पंजाब में इसी तरीके से नहीं है। तो जब आप ओवरऑल करेंगे, आप 20 से 24% लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देंगे, तो 80% पे आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा 80% में, ये तरीके ठीक नहीं है। और इसको हम पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर एक दूसरे से एग्री करें ना करें,
इस चीज़ में कि किसी और की मदाखलत इन चीज़ों में ना हो, ये हमें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा। और अचकज़ई साहब ने कुछ 4 करारदादें आज पेश की हैं और वो बड़ी वैसे उनके अंदर वज़न है। कोस्तानी साहब क्या समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस पे जो पार्लियामेंट के अंदर लीड ले रहे होते हैं हुकूमती इत्तेहाद, इस वक्त आपका नंबर भी ज़्यादा है, तो आप नहीं समझते कि ये सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म होना, पार्लियामेंट को बालादस्त होना या जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो ताकत का सरचश्मा है वो पार्लियामेंट होना चाहिए, और जजेस को जिन्होंने हमेशा मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ खड़े हुए उनको कौमी हीरोज़ या वर्कर्स की कुर्बानियों को इंडोर्स करना, इसके अंदर तो कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान वाली चीज़ भी है, तो इस पर क्या ख्याल है? देखिए, पहले ये बात है कि हुमायूं साहब ने कहा, जो मैं उसका पूछना चाह रहा हूँ हुमायूं साहब से, कि 70 सीटें ये कह रहे हैं, बल्कि कभी कभी ये कहते हैं, इनकी पार्टी के लोग कहते हैं 80 सीटें हमारी थी जो हमें नहीं मिली। अभी तक ये कितने सीटों का इन्होंने अदालतों से या इलेक्शन कमीशन के फोरम जो मतवक़ा है वहाँ पे इन्होंने जो क्लेम कितने सीटों, मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा इनके क्लेम ही नहीं है जो मेरी मालूमात है। तो आप 70 का कैसे क्लेम कर रहे हैं? दूसरी बात, आप मुझे ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा इनका तेज़ है, उसमें हम पीछे हैं काफ़ी। इनके पास सोशल मीडिया और जो फंडिंग है वो मैं बड़े बहस में नहीं, वो भी आप सबको पता है क्या होता है, फॉरेन फंडिंग केस मौजूद है। ये केस पहले इन्होंने 35 पंचर, अभी फॉर्म 45। मुझे ये हुमायूं साहब बहुत मतलब अच्छे, एक ज़बरदस्त इंसान भी है, बड़े सीनियर सियासतदान है, सेनेटर है। आपको पता है एक इलेक्शन हुआ था 104 लोगों का सेनेट में। उस सेनेट के इलेक्शन में हमारा मैंडेट था, हमारी सीटें ज़्यादा थी, असल बिजनजो साहब हमारे कैंडिडेट थे, और उस मैंडेट को चोरी किया गया, उस मैंडेट को तब्दील किया गया किसी भी तरह। क्या हुआ, जो अक्सरियत में था उसको अक़लियत में तब्दील किया गया। ये वो पार्टी है जो 2018 में हम कहते हैं हमेशा कि आई जाली मैंडेट से थी। खुद आपने हमारा सेनेट अपर क्लास था, 104 लोगों का सेनेटर थे, उनको आपने चोरी करके अपना सेनेट चेयरमैन बिठा दिया। कभी आपने कौम के सामने माफ़ी मांगी? आप जुर्रत करें, आप बताएं कौम को किस तरह किसने ये मैंडेट किया। देखें, जब तक आप पूरा सच नहीं बोलेंगे ये मामला ठीक नहीं होंगे। तो जब आप 104 लोगों के मैंडेट का आज तक आपकी हुकूमत थी, आपने चोरी हमारा किया, तो आप करोड़ों, जो 25 करोड़ आवाम की जो इलेक्शन है उसमें आपके पास क्लेम, मैं कहता हूँ कि आपके पास इदारे मौजूद हैं। इस निज़ाम पे हमें एतमाद होना चाहिए। इन्हीं अदालतों में हमारे ख़िलाफ़ भी सज़ाएं होती है, इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ भी मिलता है। हम सुरखरू होकर आते हैं, आप भी इन अदालतों में आपके खिलाफ भी फैसले हुए हैं, आपको रिलीफ भी मिला है इन्हीं अदालतों ने। तो ये फोरम मौजूद है। तो अगर जो बात सेनेटर साहब ने की है, बिल्कुल हमें देखिए, पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है सियासतदानों का। सियासतदान अपने फोरम को इस्तेमाल करें, उस पार्लियामेंट में सब चीज़ बात हो सकती है। जिस तरह आज इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपनी हार को तस्लीम किया, इसी तरह इलेक्शन रिफॉर्म देखें, बेहतरी की गुंजाइश होती है। हमने 2017 में भी किया इलेक्शन रिफॉर्म, हमने अभी जब हमारी 16 माह की हुकूमत थी, हमने जो मौजूद थे जो जमातें, हमने किया। अभी भी आपके पास ये फोरम मौजूद है, आप सेनेट में बैठे हुए हैं, हम नेशनल असम्बली सेनेट में मिलके हम इस इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। मगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आप इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना जब आपके फ़ायदे में होती है तो इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई, आप इलेक्शन हार जाते हैं, आप सारा मलबा इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, आप सियासतदान देखें, ये आइसोलेशन, ये 9 मई करना, ये किसने खुद किया है ना, आपने, किसी और ने तो आपको नहीं किया था। क्या PMLN चाहती थी कि एक सियासी जमात को इस तरह? हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं, ये आपका अपना किए हुए है जिसका आप भुगत रहे हैं। तो आपके पास अगर आप बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, सियासत का मकसद ही डायलॉग है। अगर आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे, जो भी मैंडेट मिला है, देखो मैंडेट तमाम जमातों को मिला है। मैंडेट हम कहते हैं कि KPK में धांधली हुई है, आप कहते हैं कि KPK में धांधली नहीं हुई है। हम जहाँ से आप जीते हैं वो धांधली नहीं है, जहाँ से PMLN जीती है वो धांधली हुई है। ये देखें ना, आप इस तरह अगर तकसीम दर तकसीम की सियासत करेंगे, आप इंतशार की सियासत करेंगे, आप पाकिस्तान को, IMF को ख़त लिख दिया आपने, मुझे बताएं कि IMF को ख़त लिखना ये किसका नुकसान होगा? PMLN का नुकसान होगा, हमारी हुकूमत का? अच्छा, वैसे ये इलेक्शन के हवाले से जैसे KP के CM ने भी एक प्रपोज़ल दिया है, तो
क्या ये अच्छा नहीं है कि क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर ने अपने मोबाइल से तस्वीरें बनाई और फिर वो इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में डाल दी, तो उसमें तो डेट, लोकेशन, हर चीज़ होती है, आपके ऑनलाइन होती है, तो क्या ये अगर इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए इस के थ्रू से जो आपकी कम्युनिकेशन डाटा है उसके ज़रिए से, फिर तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि फॉर्म 41 असली है। 2013 में इन्होंने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो एक फोरम था, सबसे एक बड़ा हमारा इंसाफ का फोरम था, वहाँ पे फैसला आया ना, धांधली का पता लग गया। अगर आप सिर्फ बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, आप मुल्क की इकानमी को रोकने की कोशिश करेंगे, आप ये सियासत करेंगे कि हमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को उनके खिलाफ बात करनी है, हमें इक़्तिदार में बिठा दो तो इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, अगर आप हार जाते हो तो बोले इस्टेब्लिशमेंट के इस्तेमाल कर यूज़ करते हो कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। ये कोस्तानी साहब सारी जमातें कहती हैं जी कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, और जाहिद खान साहब मुस्करा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भुट्टो शहीद हो गया, तख्तेदार पे चढ़ गया, बेनज़ीर को शहीद किया गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर, तीनों दफ़ा उसको इक़्तिदार से निकाला गया, जाहिद साहब की पार्टियों, उनकी बड़ों के साथ क्या हुआ, GM सैद के साथ क्या हुआ, बिजंजो के साथ क्या हुआ, सब कुछ हुआ है। किसी ने GHQ पे हमला करने की, जिस तरह जाहिद साहब ने कहा इनके पास फोर्स है, PMLN के पास भी फोर्स थी, हमने एक गमला नहीं तोड़ा है आज तक। तो ये नहीं है कि आप इन सारा मलबा जाके इस तरह की इंतशार इश्तियाल की सियासत करें इस तरह इदारों पे, ये आज तक नहीं हुआ है, ये आज तक नहीं हुआ है। हाँ, हमने ज़रूर इख्तिलाफ राय किया है, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, वो आज भी हम कहते हैं, कल भी हम कहते हैं, मगर आप एक जाके उन इदारों पे, जो हमारे इदारे हैं, जो शोधा हैं, उनके यादगार पे हमला करें, ये किसी पार्टी ने नहीं किया, ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में है, ना कोई करेगा, कोई मोहब्बत नहीं करेगा। और अब कहते हैं कि ये हमें मैंडेट मिला है, तो इस मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करते। मैंडेट आपको अवाम ने, ये मोहम्मद साहब ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं जाहिद साहब आपको ज़रा थोड़ी देर लेना चाह रहा हूँ कि ये मुझे बताएं कि अभी आपका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, अभी आपके 81 जो हैं कि वो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के, और 11 सेनेटर नहीं है, और ये हुकूमतें बन रही हैं। और जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था और 20 नशिस्तें खाली थीं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी पहले ज़िमनी इलेक्शन करवा लें और उसके बाद ताकि ऐवान कंप्लीट हो और फिर हुकूमत बननी चाहिए, CM का इलेक्शन होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को भले वो दे पीपल्स पार्टी को, PMLN को वो मखसूस नशिस्तें दे दे या खाली रखें, लेकिन फैसला तो करना चाहिए ना। महफूज करके बैठ गए, लेकिन सदारती इलेक्शन और बाकी सारा जो है प्रोसीडिंग चला रहे हैं वो। हाँ साहब, आप इसमें कौन सा इनकी बात कि जो आपने जुलाई की बात की थी पंजाब की हुकूमत का, जो पंजाब साहब ने किया था, क्या वो सही था कि उसने 63A को रीराइट किया था? क्या जजेस के पास ये इख्तियार है? हमारे मुल्क ने एस्टेब्लिशमेंट ये जुडिशरी ने मिलकर तबाह किया है। आज जिस सूरत हाल में हम है कि हम सोच रहे हैं हम क्या करें, यानी हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, किधर जाए, किस तरीके से सिस्टम को ठीक कर दें, क्योंकि ये जब से पाकिस्तान बनी है, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट और ये जुडिशरी मिल के इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप जब भी अदालतों में गए हैं, अब मुझे आप बता दें कि जब डिप्टी स्पीकर था हमारे नेशनल असेंबली का, वो बलूचिस्तान वाला, उसको ट्रिब्यूनल ने नाहल कर दिया, इधर आपने 4 साल स्टे पे उसको चला दिया, 4 साल स्टे में उसको पूछ ही नहीं रहा था। तो अब किस चीज पे, कौन से जुडिशरी इंक्वायरी की बात आप कर रहे हैं, किस बात पे आप बात कर रहे हैं? ये तो जो हमारी जुडिशरी है, ये उससे भी एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा बदतर है। ये अपनी मर्जी की, और इनको जो आजकल तो बदकिस्मती ये शुरू हुई कि सोशल मीडिया में और ये आपके चैनल्स में जो टेकल चलती है ना, इनके लिए ये सारे जजेस हमारे तैयार बैठे होते कि वो देखे कि मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम में लिखा जाएगा, क्या मैंने फैसला किया, क्या नहीं किया। आप हमारे टिकर बंद करवाएंगे खान साहब? सुन ले ना, तो अगर जुडिशरी, अगर पंजाब की हुकूमत में बंदियाज मुदाखलत न करते तो शायद ये नौबत जो आज है ये न होता। ये जिस सूरत हाल पे हम पहुंच चुके हैं, ये तबाही के दहाने पे हम हैं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इसके लिए क्या करना है, ये सर जोड़ के बैठना होगा, अदरवाइज इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। देखिए, आप कहते हैं हल्के खोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं आपको कहता हूं कि 5 बजे जो पारम 45 ये मेरे हल्के में फिर रहा था, तो ये कहां से आया था, किसने कहा, ये कहां से आया, किसने पूछा तक नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे तो बहुत सारे हल्के ऐसे थे कि हम रात को जीत रहे थे। और जो 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं,
जो 2018 के इलेक्शन में हमारे सारे जितने भी हमारे एजेंट्स थे उसको पोलिंग से बाहर निकाल दिया था, आरटीएस को फेल कर दिया गया था। साथ ही मसले ये थोड़ा ही है कि ये अभी ये इस वक्त, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की तकरीर अभी निकाल दे, उसने कहा कि मुझे खुद, जब ये उसके साथ इनकी बिगाड़ आ गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट लेके आए थे, मेरे जब बिल पास करना था तो मैं एजेंसीज को कहता था, वो बंदे मुझे पूरा करते थे। सेनेट का जो उसने इजहार किया, हकीकत है कि एक ऐसा बंदा के जिसकी पार्टी भी नहीं थी वो चेयरमैन बन गया, और एक दफा भी नहीं बन गया, 2 दफा बन गया। तो क्या ये कौम से क्या सारे पॉलिटिकल पार्टी मिल बैठ के ना पहले तो माफी मांगे ना कि जी हमने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हमने गलत दिया है, पहले सच हकीकत तस्लीम करें, माफ़ी मांगे। ज़रा मैं ये आपने सेनेट की तरफ इशारा किया ना, तो मैं अभी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे ये आगे आता हूँ। और ये चेयरमैन सेनेट के लिए जो भी नया नाम आ रहा है, और फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और जो केयर टेकर सेटअप था वही दोबारा अब हुकूमतों में अगर आएगा तो फिर केयर टेकर और ये सारा जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर सिस्टम है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा कि जब इसके अंदर गैर जानबदारी नहीं होगी। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बड़ा अहम इशू के केयर टेकर जो ज़िम्मेदारान थे बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर, उनको अब अगले हुकूमती स्ट्रक्चर के अंदर अकोमोडेट किया जा रहा है। यही माजी में भी हमने देखा था। मोहसिन नकवी साहब CM पंजाब थे, उनको PCB का चेयरमैन बनाया गया, और बहुत से इस्लामाबाद के अंदर अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो मुशीर दाखिला भी हो सकते हैं। अभी वफाकी हुकूमत के अंदर सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला थे, वो अभी चीफ मिनिस्टर जो हैं बलूचिस्तान के बन रहे हैं। और इसी तरह से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो भी मुत्तफिका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के हो सकते हैं। हमारी मोहन साहब, ये जो मामला है इसकी जो क्रेडिबिलिटी पे हम जब सवाल उठा रहे थे, तो अगर ये केयर टेकर सेटअप सारा का सारा पॉलिटिकली अलाइन है किसी साइड के ऊपर, अब सारे ओहदे ले रहा है, तो फिर तो उसकी गैर जानबदारी सारी ख़त्म हो गई। नहीं, गैर जानबदारी छोड़िए, ये पहले भी गैर जानबदार नहीं थे। अगर ये गैर जानबदार होते तो ये एक गैर जानबदारी का सबूत देते। इन्होंने सारी वो पॉलिसी जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट लेकर चली थी, इन्होंने उसी को आगे लेकर चला है। बात हो रही थी पहले कि ये जो वोटों की बात हो रही थी, इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने कहा था कि जो सेनेट के जो इलेक्शन है इसमें इतने पैसे चलते हैं कि आप इसको ओपन करें ताकि पता चले कि कौन बिका है कौन नहीं बिका। अच्छा, उसके बाद फिर हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिज़र्व सीट्स हैं, उन रिज़र्व सीट्स को ये सारे लोग गिद्धों की तरह पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि ये हमें दो, हालांकि इनको पता है कि ये इनका हक नहीं है। इन्होंने वहाँ पे अपनी पटिशन्स फाइल की हैं, और यही वजह है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसे कहते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़सा में, गर्गिस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और, क्योंकि इन लोगों को यही छोटे मोटे इधर उधर करके करते हैं। जब बात होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की, हमने यही वो EVM बनाया था जिसमें 2 चीज़ें थी। अगर ये उस वक्त देख लेते, इनकी दिमाग में बेईमानी थी इसलिए इन्होंने देखा नहीं। वो मशीन थी, इंटरनेट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। अगर इंटरनेट बंद करो ना भरो, उसमें हैक नहीं हो सकता था। उसके अंदर 2 चीज़ें थीं, मैं जाऊं या आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आपकी तस्वीर आती है, आप उसके बाद उसको बटन दबाते, जिस पार्टी का भी है उसका बटन दबाते, वहाँ से एक पर्ची निकलती है, उस पार्टी का निशान होता है या उस बंदे का निशान होता है। वो निशान लेकर आप बंद करके डब्बे में डाल देते हैं। 5 बजे जो ही इलेक्शन ख़त्म होता है, आप उसका एंड बटन दबाएं, आपको 5 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है, हर एक इंडिविजुअली आ जाता है। आप उसमें यकीन नहीं करते, आप कहते ये गलत है, डब्बा खोलो, वोटिंग काउंट कर लो। फिजिकल वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दोनों चीज़ द्रज हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नीयत में फतूर हो तो ये होता है। हमें इन सब चीज़ों को करके, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन इट इज़ अ वन वे फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स दैट थिंग, और ये सारी चीज़ें करके आगे निकलें और कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा कर गुजरें। मैं ज़रा ज़ैद साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं खेलदास साहब की तरफ आऊँगा।
कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो केयर टेकर सेटअप सारा है, माजी में भी ऐसा हुआ। नजम सेठी साहब याद होगा आपको, पंजाब में थे और फिर क्रिकेट के चेयरमैन लगा दिए गए। अभी मोहसिन नकवी साहब को भी क्रिकेट चेयरमैन लगा दिया गया और अभी ये इतलात आ रही हैं शायद मरकज़ में भी होगा। सरफराज बुगटी साहब ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर अकोमोडेट हो गए और बिला मुकाबला ही हो रहे हैं। और इसी तरह काकड़ साहब का भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट उनको बनाया जाएगा। ये फिर इलेक्शन वगैरह सारा ये, तो इसमें क्या सियासी जमातों को सोचना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? ये अपने लिए ख़ुद हम मुश्किलात नहीं पैदा करते, चाहे किसी की फरमाइश ही क्यों ना हो, लेकिन ख़ुद भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें जमहूरियत को और इन नॉर्म्स को कैसे मजबूत करना है। देखिए खालिद साहब, जब तक हम सियासतदानों ने ये तय नहीं किया हो कि हम अवाम के बलबूते पे इलेक्शन में आने चाहिए, इक़्तिदार में आने चाहिए, हुकूमत में आने चाहिए, न कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। कौन सी पार्टी, आप मुझे बता दें कि आज तक जो पार्टी आई है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर हुकूमत में आई? आप जहां तक केयर टेकर्स के गैर जानेदारी की बात कर रहे, 2018 में कौन सा गैर जानेदार थे? जब उसको हमेशा हम यही तो कह रहे हैं कि हमेशा होता है ना कि हम एक ही जगह से बार बार डसे जा रहे हैं। मैं उस पर बात आता, हमने 2018 की जो थी, हमने उसको लेटर लिखा। 2013 वाले जो केयरटेकर से हमने लेटर लिखा कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमारे लोग, हम आवाम के पास जा ही नहीं सकते, हमारे कारकुन इकट्ठे नहीं हो सकते, हम कारकुन मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हम पे अटैक्स होते हैं। हमें तो जवाब नहीं आया उनका, और वो हुकूमत करके चले भी गए। तो ये आज जिसके आज आप बात कर रहे हैं, जो काकड़ साहब, तो पता नहीं कहां से इसको उठा के लाके यहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो पहले यूके में गया हुआ था, आपको याद होगा कि ये अफगान डॉक्यूमेंट्स पे तो वहां टैक्सी चला रहा था। तो अगर हमारे ये सूरत हाल हो कि जब जिस तरीके से ये जो है, तो उसमें तो ये खराबी होगी ना। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं पेशावर से भी कोई एक अफगान शहरी जो है कोई मेंबर बन गया असेंबली का। अभी जो इनका पीटीआई का एक मेंबर है वो अफगान शहरी है, उससे है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं पीएमएलएन से हैं वो। पीएमएलएन से नहीं है यार, इनकी हुकूमत इनकी है। आप पीएमएलएन के पूछे, लेकिन इनका है। दूसरी सबसे बड़ी एक और मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, जब तक आपकी सियासतदान खुद अपने एहतिसाब नहीं करेगा, बैठ के ये नहीं सोचेगा कि हमारे आवाम को हमें दे। अगर हम एक पार्टी अब कहेगी कि ये हुकूमत ये एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आई या उसकी आई, तो ये सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आए हैं। मुझे आप बता दें कि 2018 में कैसे आई वो हुकूमत? जब आपने, मेरा खुद एक भतीजा, ये जो उस वक्त आपको याद है कि जुडिशरी के जरिए अंडर इलेक्शन हो रहा था, तो जो सेशन जज था उसके साथ मेरा इसका नादरा का वो बैठा हुआ था, जो आरटीएस चल रहा था। वो कहते कि 7,500 वोट से आप जीत रहे थे। मैंने उसे कहा कि जी हमारा तो सिस्टम ठीक है। कहते मुझे जज साहब ने कहा कि बंद कर दो, हमें ऊपर से आर्डर है, कब बंद कर दो। मेरा एक वकील दोस्त में अभी भी लाके दे सकता हूं कि 2018 में वो कहता है कि जी मैं अपने दफ्तर में बैठा, मैं बाहर निकल आया तो मुझे जो उसके डिस्ट्रिक्ट रिटर्न ऑफिसर जो था उसने मुझे बंदा भेजा था, मुझे बुलाया। जब मुझे बुलाया तो उसने मुझे कहा कि आप बैठ के, यार मैं क्या करूं? उसने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये फौजी देख रहे हो, ये ब्रिज के नीचे खड़े हैं, ये जितने भी इलेक्शन के जो रिजल्ट आते ये ऊपर छोड़ने में लेके जाते, उधर चेंज करके इधर आके मुझे कहते थे ये सियासी जमातों को निकलना होगा वहां से। जरा मैं कोस्तानी साहब से भी ले लूं, आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया। जी। तो ये अगर ये सूरत हाल हो और हम यही सोचे कि जब हम जीते तो हम खुश है, जब हम हारे तो हम खुश नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मिल बैठ आके बैठ जाना चाहिए, एक सीधा रास्ता साफ करना होगा, और ये होगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट, आप हमारे तो आपने ऐलान देखा है, हम तो एस्टेब्लिशमेंट को। कोस्तानी साहब आप भी जरा ये बताइएगा कि हम कैसे इससे जान छुड़ा सकते हैं। मतलब ये केयर टेकर सेटअप उसी तरह से अगर वो कंटिन्यूटी थी और फिर अभी फिर कंटिन्यूटी और उन्हीं को अकोमोडेट कर दिया जाएगा, तो लोग तो आम समझने वाला तो बंदा कहेगा ना शायद इनको नवाजा गया इसीलिए उनको अब रिस्पांस में आप ओहदे और मनसब दे रहे हैं। एक जाहिद साहब ने बात की, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, हम तो सियासी तालिब इल्म है, वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं। इन्होंने कहा वो टैक्सी चलाते थे। मुझे नहीं काकड़ साहब का पता बैकग्राउंड के, मुझे ये पता है मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, मगर अगर टैक्सी वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो शायद डॉक्यूमेंट भी इनके किसी और थे कोई नहीं। आप देख रहे हैं उसकी काबिलियत पे, अगर आपने काकड़ साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, उसकी काबिलियत पे कोई मैं समझता हूँ वो कॉम्पिटेंट बंदा है, सेनेट में है, पार्लियामेंटन है। हाँ, ये बात जो आपने की कि ये जो अभी जो निगरान सेटअप में ये जो हैं लोग वो आ रहे हैं,
अगर आइन और कानून इजाज़त देता है तो बिल्कुल वो इलेक्शन, बुख्ती सरफराज बुख्ती साहब भी इलेक्शन लड़के आए हैं और काकड़ साहब भी अगर सेनेट में आते तो उसको सेनेट इलेक्शन अगर वो लड़ सकता है, आइन कानून उसको इजाज़त देता है तो लड़ लेना पाकिस्तान चाहिए। के बिल्कुल आना चाहिए। बहुत कोई बात शुक्रिया नहीं। खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिद खान साहब ANP के हमारे साथ थे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।